दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में आपने मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा है और उन्हीं के बेसिस पर आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा जो कि स्टार्टिंग के क्लास में यानी थ्योरी में हम आपको नहीं बता पाए थे। इसमें देखिएगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल कर्व का। तो आप समझिएगा कि एंगल कर्व होता क्या चीज है, यानी एंगल कर्व। तो फिर एक बात आप कंफर्म कर लें कि एंगल कर्व कोई ऐसा नहीं कि कुछ नया है आपके लिए। एंगल एक राइटर का नाम है, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट एंगल। ये जर्मन के स्टैटिकन थे और इन्होंने इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का काम किया था। तो आप ऐसे समझिएगा, जहां पर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो वहां पर बात एंगल कर्व की होती है, यानी जो इनकम के साथ जो कर्व बनाए जाते हैं, यानी इनकम के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ता है, इस बात को एक्सप्लेन करने का काम अर्नेस्ट एंगल ने किया था। तो इसी चीज को हम लोग एंगल कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी थ्योरी और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को, जिसमें आपको इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, अगर आप पॉइंट मेथड की बात करें तो आपने कंप्लीट क्लास में यह पढ़ा है कि यहां पर यह डिमांड कर्व अगर आपका है तो इसके लिए कुछ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला चीज तो यह कि इसका जो फार्मूला है वो आपका है ईडी इक्वल लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर आपने देखा था कि यहां पर यानी वाई एक्स पर अगर आप बात करें तो यहां पर ईडी जो है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो हैं वो लोअर सेगमेंट में है। इसके अपर सेगमेंट की अगर आप बात करें तो 0 है। फिर यहां पर जो मिड पॉइंट था यहां पर ईडी ये इक्वल 1 है और इस पॉइंट पर अगर आप बात करें तो ये आपका ईडी इक्वल 0 था। एक पॉइंट हम लोगों ने यहां भी बनाए थे और एक यहां पर भी बनाया था। इस पॉइंट पर और यहां पर अगर आप बात करें तो देखिए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो ये ईडी ग्रेटर देन 1 है और यहां पर ये लोअर सेगमेंट है और ये अपर सेगमेंट है, ईडी लेस देन 1 है। यानी पॉइंट मेथड में अगर आप बात करें तो एक कर्व पर आपको पांचों इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा कि जो आपका पॉइंट मेथड है, यानी पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें ईडी इनफाइनाइट और ईडी 0 होती है, यानी ये पांचों डिग्रीज हम देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस मेथड का आप यूज तभी कर सकते हैं जब वो लीनियर डिमांड कर्व होगा। मतलब अगर वो लीनियर नहीं है तो पॉइंट मेथड का यूज नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या देखने को मिला कि ईडी का फार्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और इस कर्व पे ये पांचों इलास्टिसिटी आपको मिलेगी। और इस कॉन्सेप्ट को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। एक पॉइंट आप और समझिएगा, बाद में इस पॉइंट मेथड को, और जैसे ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट की बात हो गई, इसको एक मैथमेटिक्स का फार्मूला देने का काम प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था, जो कि काफी एडवांस मैथ्स में यूज होती है। फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि किसका नाम एसोसिएट कर रहा है, तो एल्फ्रेड मार्शल का, और ये इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे जो आपके समझने के लिए बेहद जरूरी थे। Which method uses expenditure and total revenue as a criterion for measuring elasticity? ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर में अगर आप बात करें तो एक्सपेंडिचर जो आपका आता है वो क्वांटिटी इनटू प्राइस
इसी चीज को हम टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इसी चीज को हम टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया था, यानी ये मेथड जो है वो भी एल्फ्रेड मार्शल से ही जो है संबंध रखता है। तो यहां पर जो टॉपिक आपकी है वो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर मेथड की है। एक बात आप समझिएगा, जब आप इससे मेजरमेंट करेंगे तो इसमें ईडी इनफाइनाइट जैसी कोई चीजें नहीं होती, और मेजरमेंट इसमें जो है वो ईडी इक्वल 1, ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1 होता है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहां पर हम लोग प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका ईडी इक्वल तब 1 तब होगा जब प्राइस के घटने या बढ़ने का एक्सपेंडिचर पर कोई असर ना पड़े, तो वो आपका ये नो चेंज होगा। यानी प्राइस घटे या बढ़े लेकिन एक्सपेंडिचर पर कोई असर ना पड़े, तो उस चीज को हम लोग ईडी इक्वल 1 के नाम से जानते हैं। यहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 की अगर आप बात करें तो एक्सपेंडिचर के बढ़ जाने या घट जाने का इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी अगर यानी प्राइस अगर घट जाएगी तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करेगा, और अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा। यानी प्राइस के चेंज का अपोजिट इफेक्ट पड़ता है टोटल एक्सपेंडिचर पर ग्रेटर देन 1 में। और अगर ईडी लेस देन 1 आपका है तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। उसका रीजन है ईडी लेस देन 1 उन वस्तुओं के संबंध में होता है जो वस्तुएं आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ग्रेटर देन 1 लग्जरी गुड्स यानी विलासिता की वस्तुओं में होता है, और ईडी इक्वल टू 1 ये आपके लिए उन वस्तुओं में है जो चीजें नेसेसरीज हैं, जो चीजें अनिवार्य हैं। तो इनका डिटेल अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहां पर प्रीवियस में पूरा डिटेल आपको बताया गया है। फिर देखिएगा टॉपिक आती है आर्क इलास्टिसिटी मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए पहला चीज तो इसमें कुछ पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है आर्क इलास्टिसिटी के बारे में सीख लें। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारा डिमांड कर्व लीनियर नहीं होता, यानी मान लीजिए डिमांड कर्व इस तरीके से है। दूसरी चीज ये जो है ये 2 पॉइंट के बीच में, यानी जैसे ये 2 पॉइंट है, ये इनके बीच में डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने का काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इसका एक डिमेरिट भी है आर्क मेथड का, और वो ये कि प्राइस के जैसे इंक्रीज होने या प्राइस के डिक्रीज होने पर हम दोनों पे इलास्टिसिटी मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी कमी यह है कि प्राइस के इंक्रीज होने पे दूसरा रिजल्ट आएगा और प्राइस के रिजल्ट डिक्रीज होने पे दूसरा रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब यही एक ऐसा मेथड है जहां पर हमको जो है ईडी के 2 आंसर मिलते हैं, मतलब कोई और मेथड 2 आंसर नहीं देता। यही एक ऐसा मेथड है जो 2 आंसर देगा। मतलब ये कि प्राइस के इंक्रीज होने और प्राइस के डिक्रीज होने पर अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो दोनों पे आंसर आपके अलग अलग आएंगे। तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड को हम कर्वी लीनियर अगर हमारा डिमांड कर्व है तो उस पर देखते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में मेजरमेंट किया जाता है और 2 आंसर इसमें आते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और आर्क को आप एलन से याद रखिएगा, जिसमें आर्क आपका ए से स्टार्ट हो रहा है और एलन आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आर्क एलन, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इन क्रॉस इलास्टिसिटी, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव द गुड्स आर। देखिए इसमें आपको यह समझना चाहिए कि जब हम बात रिलेटेड गुड्स की करते हैं तो रिलेटेड गुड्स में आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स आता है और वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जिनका यूज एक दूसरे के प्लेस पर आप करते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो दोनों एक साथ यूज आप करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव द गुड्स आर। कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो वो गुड्स कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसरीज, इंफीरियर। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव
द गुड्स आर। अब इसमें एक चीज आप और समझिएगा, ये तो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही थी, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। यहां पर ये कह रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। और नेगेटिव तब होता है जब वो गुड्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसका मतलब रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कार और पेट्रोल की बात करें तो मान लीजिए कार महंगी हो जाएगी तो पेट्रोल खरीदने वाले कम हो जाएंगे, और अगर कार सस्ती हो जाएगी तो पेट्रोल ज्यादा बिकने लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव रिलेशन है। पूछ भी रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, तो वो गुड्स कैसा है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर यही पॉजिटिव आपसे पूछता तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है। Which method is most suitable when elasticity at a particular point on the demand curve is to be measured? कह रहा है एक डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पर मेजर करना है। ये पॉइंट की बात आपसे कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट मेथड का यूज करते हैं और इस मेथड को देने का काम अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। और दूसरी चीज आप समझिएगा, पॉइंट मेथड जो है ये आपका ईडी इनफाइनाइट और ईडी जीरो इन दोनों को भी एक्सप्लेन करता है। इनफाइनाइट तब होता है जब ये वाई एक्स को डिमांड कर्व टच करती है, और जब एक्स को टच करेगी तो ये आपका जीरो पर होगा। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट मेथड आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला आपको पता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट होता है। इफ प्राइस फॉल्स एंड टोटल रेवेन्यू राइजेस, इलास्टिसिटी मेजर्ड बाय रेवेन्यू मेथड विल बी। बात को आप समझिएगा, जैसे ये प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, मतलब आप समझना, जैसे प्राइस कम हो रही है यानी प्राइस ये प्लस यानी इसका मतलब ज्यादा है और माइनस का मतलब कम, ऐसा आप समझना। प्राइस अगर अधिक है तो एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, और प्राइस कम है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। यही ये कह रहा है, प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर जाता है, मतलब प्राइस कम हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एग्जांपल आप समझना, जैसे 10 रुपए किलो कोई चीज थी और आप उसके 6 किलो सामान खरीदते थे, यानी 60 रुपीज आप स्पेंड करते थे। पता लगा वो 4 रुपए के हिसाब से वो रेट हो गया, और अब आप उसकी 20 किलो खरीदने लगे, यानी 80 रुपए, मतलब रेट के कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो रेट के कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो ये ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक करें और कमेंट आप जरूर करें, जिससे कि पता लगे कि क्लास में क्या आपके डाउट्स हैं और क्या चीजें आप और इंप्रूवमेंट चाहते हैं। फिर कह रहा आर्क मेथड इज यूज्ड व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड। कह रहा आर्क मेथड का यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो अभी आपको बताया है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। तो जब भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको चेक करना है तो आर्क मेथड का यूज किया जाता है। कह रहा रेवेन्यू मेथड ऑफ इलास्टिसिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये आपका एडम स्मिथ का नाम आएगा, सॉरी, रेवेन्यू मेथड ऑफ इलास्टिसिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये बी ऑप्शन में गलत मार्क हो गया। रेवेन्यू मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड की आप बात करें, इसको देने का काम अल्फ्रेड मार्शल का है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है which method is criticized for giving different elasticities for the same 2 point depending on direction of movement। अभी हमने आपको बताया था प्राइस के बढ़ जाने या घट जाने पे, दोनों पे अगर अलग हम इलास्टिसिटी का मेजरमेंट करें तो दोनों में आंसर आपको अलग अलग मिलेगा, और इस मेथड का नाम है आर्क मेथड। कह रहा है इन मिड पॉइंट इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व इज ऑलवेज। लीनियर डिमांड कर्व पे आप करेंगे तो ये ईडी इक्वल 1 होगा। ये आपका लीनियर डिमांड कर्व है, और यहां पर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी ईडी आपका इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों इक्वल होंगे, और जब इक्वल से इक्वल को डिवाइड करेंगे तो वो आपका 1 आएगा। फिर कह रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी इज एसोसिएटेड विथ। बात को आप समझिएगा, देखिए कल के फुल वीडियो के क्लास में प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड में गलती से टाइप हो गया था नाम फ्लक्स का, जबकि हमने अभी पॉइंट में बताया कि पॉइंट मेथड में नाम फ्लक्स का आएगा। तो ये कल गलती से टाइप हो गया था,
मैं उसको आज चेंज कर दूंगा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विथ, ये आपका एल्फ्रेड मार्शल के नाम आएगा। कह रहा व्हिच मेथड इज ग्राफिकल इन नेचर एंड यूजेस टेंजेंट द डिमांड कर्व। तो आपको पता है ग्राफिकल मेथड, जिसको आप पॉइंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी विल बी। कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन प्राइस, तो ये ईडी इक्वल 1 होता है आपका। कह रहा द मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर नॉन लीनियर डिमांड कर्व। 2 पॉइंट आप यहीं सीख लें, अगर पेपर में आएगा लीनियर डिमांड कर्व तो आप पॉइंट मेथड पे टिक करिएगा, अगर पेपर में आता है नॉन लीनियर यानी कर्वी लीनियर की बात करेगा तो आप आर्क मेथड पे मार्क करेंगे। कह रहा द एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज, एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहा है इफ इलास्टिसिटी एट द अपर सेगमेंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व इज 4, व्हाट विल बी इलास्टिसिटी एट लोअर सेगमेंट, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यहां पर आपको पता है ईडी इक्वल होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब इस पॉइंट पर अगर आप बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है लीनियर डिमांड कर्व इज 4, यानी अपर सेगमेंट आपको ये 4 दिया है और आपसे लोअर सेगमेंट पर पूछा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 1/4 होगा। कह रहा था पॉइंट मेथड इज नॉट सुटेबल, कह रहा पॉइंट मेथड का यूज नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता समझिएगा, कर्व इज लीनियर है तो ये यूज होता है, मेजरमेंट एट एग्जैक्ट पॉइंट इज रिक्वायर्ड तो भी इसी का काम होता है, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन तो भी इसका यूज होता है। टेंजेंट कैन बी ड्रॉन का मतलब आप इस ऐसे समझिएगा, यानी इस पे ये जो लाइन ड्रॉ की गई ये टेंजेंट की बात कर रहा है, लीनियर। तो देखिए ये तीनों पॉइंट मेथड के लिए हैं, बट यहां पर नॉट वर्ड कह रहा है, कह रहा मेजरमेंट बिटवीन 2 लार्ज चेंजेस इज प्राइस इज रिक्वायर्ड, तो वहां पर इस मेथड का यूज नहीं होता। फिर कह रहा है इफ डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपने पढ़ा ये स्पेशल सिचुएशन होती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे उस डिमांड कर्व पर, तो ये आपका ईडी इक्वल 1 होगा। कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ पॉइंट मेथड। कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ पॉइंट मेथड। आपसे पूछ रहा आर्क मेथड को किसने दिया, यहां पे फर्स्ट वर्ड आर है तो आप इसको सॉरी ए है तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ए से आर्क और ए से एलन, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा है इन पॉइंट मेथड इलास्टिसिटी एट द पॉइंट टचिंग वाई एक्सेस इज, पॉइंट मेथड में आपसे इस पे पूछा है, लगातार आपको इस पॉइंट बताया जा रहा है। यहां पर कह रहा है अगर डिमांड कर्व वाई एक्सेस पे टच करेगी तो ईडी क्या होगी, तो याद रखिएगा यहां पर ईडी इंफिनिटी होती है, जबकि एक्स एक्सेस पे टच करने पर ईडी आपका 0 होता है, तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज एग्जैक्टली 1 इट मींस, कह रहा है अगर वो जो ईडी है वो इक्वल टू 1 है तो वो गुड्स कैसी है, लग्जरी गुड्स है कि नेसेसरी गुड्स है कि इंफीरियर गुड्स है, तो वो आपका नेसेसरी गुड्स में आएगा। अगर ये ईडी ग्रेटर देन 1 होता तो वो लग्जरी गुड्स हो जाती है आपकी। फिर कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड विथ जीरो इनकम इलास्टिसिटी। देखिए जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि इनकम के बढ़ने या घटने से डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कई सारे वीडियोस में आपसे कहे हैं कि नमक है, मेडिसिन है, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इनकम के बढ़ने या घटने से कोई असर नहीं पड़ता। कह रहा इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 गुड्स इज हाईली पॉजिटिव व्हेन देन द 2 गुड्स आर। यहां पर पहली बात तो ये आप समझो कि जो क्वेश्चंस आपसे कह रहा है
वो पॉजिटिव की बात कह रहा है, और पॉजिटिव जो होता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है, और अगर आप नेगेटिव में बात करें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपका होता है। तो एक बात है, कॉम्प्लीमेंट और इंडिपेंडेंट सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब आता है क्लोज सब्स्टिट्यूट और डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहां पर कह रहा है टू गुड इज हाईली पॉजिटिव, तो ये आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, यानी हाईली पॉजिटिव में क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। एंगल लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। अभी आपको बताया अर्नेस्ट एंगल जर्मन के स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देने का काम किया था, उन्हीं के नाम में, उन्हीं के ऑनर में ये वर्ड बोला जाता है, और ये इनकम इलास्टिसिटी से बिलोंग करता है। कह रहा इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इज लेस देन 1 इट इंडिकेट्स। यहां पर कह रहा है इनकम इलास्टिसिटी जो है फूड की इज लेस देन 1, यानी वो 1 से कम है। तो अगर वो 1 से कम है तो फूड जो है वो नेसेसरी में आपका आएगा। कह रहा है इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम है। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल 0 द गुड्स आर। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर वो पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, अगर वो नेगेटिव है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और अगर वो 0 है तो इंडिपेंडेंट गुड्स है। इसका मतलब एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने का दूसरे के डिमांड से कोई असर नहीं है। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज लेस देन 0। देखिए लेस देन 0 का मतलब आप ये समझना, लेस देन 0। अब आप बताओ 0 से कम है, तो अगर कोई चीज 0 से कम है तो आप खुद सोचिए 0 से कम का मतलब नेगेटिव ही तो होता है। अब नेगेटिव होगा तो स्लोप कैसा आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। When income elasticity is very high, the angle curve tends. इनकम elasticity जो है वो बहुत ही हाई है, द एंगल कर्व कैसा होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जहां पर भी elasticity हाई होती है वहां पर जो कोई भी कर्व वो स्टीपर होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा which of the following pair of goods will have the highest negative cross elasticity। यहां पर हाईएस्ट नेगेटिव की बात कर रहा है, तो हाईएस्ट नेगेटिव में बेस्ट एग्जांपल कार और पेट्रोल का आता है। कह रहा इफ डिमांड फॉर गुड एक्स फॉल्स व्हेन इनकम राइजेस द गुड एक्स इज। लाइन को आप समझिएगा। कह रहा है डिमांड फॉर गुड एक्स जो है वो फॉल कर रही है व्हेन इनकम राइजेस, यानी इनकम के बढ़ जाने से गुड्स की जो डिमांड है वो घट जा रही है। एक बात याद रखिएगा, इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड घटती है तो ऐसी चीजों को हम इंफीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ जाती तो वो चीज नॉर्मल गुड्स के नाम से आपको जानना था। कह रहा इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 द गुड्स इज। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका लग्जरी गुड्स में आएगा। इफ इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव द गुड इज। अगर इनकम इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव है तो गुड्स आपका इंफीरियर है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरीज इज जनरली। कह रहा नेसेसरी गुड्स के लिए ये कैसा होता है, तो अगर आप नेसेसरी गुड्स की बात करें तो जितनी चीजें, कह रहा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी इज जनरली। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेसेसरी गुड्स के लिए ग्रेटर देन 1 कह रहा है। तो यहां समझना आप, ग्रेटर देन 1 जो आपका होता है ये लग्जरी गुड्स के लिए होता है। अब यहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस और हैं। नेगेटिव ये हो नहीं सकता, तो इक्वल टू 1 और बिटवीन 0 एंड 1, इसके इन 4 के बीच में आपसे पूछा है, तो ये आपका बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में होगा। यानी इनकम इलास्टिसिटीज की बात नेसेसिटीज के लिए तो ये 0 और 1 के बीच में होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। इफ इनकम इलास्टिसिटी इक्वल 0, कह रहा अगर इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 0 है द गुड इज।
और आपको पता है जीरो ये तब होता है जब ये इन इलास्टिक गुड है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है एंगल कर्व रिलेट टू, एंगल कर्व जो है वो इनकम और क्वांटिटी डिमांड से रिलेट करता है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड इज पॉजिटिव, कह रहा है कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी दो गुड्स के बीच में पॉजिटिव है तो ये गुड्स क्या बोले जाते हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो आप सब्स्टिट्यूट पे करेंगे और नेगेटिव की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री पे करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, तो चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर। और यही इसका फॉर्मूला भी है कि यहां पर एक गुड का जो है हम प्राइस देखते हैं और अनदर गुड का जो है डिमांड देखते हैं। मतलब जैसे एक्स की अगर प्राइस नोट करेंगे तो वाई की डिमांड देखेंगे, और अगर वाई की प्राइस लेंगे तो एक्स की डिमांड देखेंगे। ये चीज आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो ये हमने 1 to 37 क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक पर बेस एमसीक्यूज किए। इनके साथ साथ इसको एक्सप्लेन करने का भी काम किया गया। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्लास को दोस्तों में शेयर करें, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स या डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या आपकी नीड है, उन चीज को आप जरूर लिखिए। उन सभी को पूरा करने का पूरा काम किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको क्लास के सारे नोट्स मिल जाते हैं और वीडियोस आप यहां से अपना देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।